हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, और इस टॉपिक से है ना अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी सवाल आए हुए हैं अब तक उन सारे सवाल को सोल्व कीजिए। तब इस टॉपिक पे आपका पकड़ बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए, समय को व्यर्थ ना करते हुए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपेक्षिक परावैद्युतांक से रिलेटेड जो फोर्स का जो टॉपिक होता है कि जो आखिर में फोर्स जो है वो किस प्रकार से मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपको पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। तो वह किस प्रकार से माध्यम पर डिपेंड करता है आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और हम रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक परावैद्युतांक का जो कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप उसको ना देखे हैं तो प्लीज जाकर के सबसे पहले उसको देखिए। देखने के बाद तब आप इस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है विद्युत बल का माध्यम पर निर्भरता। माध्यम पर निर्भरता कि आखिर में जो विद्युत बल है वो मीडियम पर किस प्रकार से डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी अगर R है, कितना है R, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है F वो होता है K Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। जहाँ जो R है आपको पता है कि जहाँ जो K है वह एक नियतांक है ना। और यही माध्यम की प्रॉपर्टी को लेकर आता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। इस K का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। क्यों होता है? तो उसके पीछे कारण है वो परावैद्युतांक का कॉन्सेप्ट है कि नहीं बात। तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो K है, जहां K एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, जहाँ K क्या है बाबू, नियतांक है। ठीक है, और नियतांक तो है K, लेकिन जो K का मान होता है, K का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन ये हो जाता है यहाँ पे कि जैसे K को नियतांक बोला जाता है तो बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर K नियतांक है यानी K का मान नियत रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। K सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे आप समझ रहे हैं ना, जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल में एक चीज बताया जाता है, आप लोग जानते होंगे, F बराबर वहां पर बताया क्या जाता है G m1 इंटू M2 बट्टा R²। तो यहाँ पे जो G होता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल में, इसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका मान हर जगह सेम रहता है, सब माध्यम के लिए सेम रहता है। लेकिन इसके साथ वैसा नहीं है, ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है ना, ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना, इसका मान सब माध्यम के लिए सेम नहीं होता है। यहाँ पे बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे आ रहा है एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? तो एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है जी, इसको बोलते हैं क्या, माध्यम का परावैद्युतांक, या इसको कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता।
इसको कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर है? और यही जो एप्सिलॉन है यही माध्यम के प्रॉपर्टी को लेके आता है। जैसा कि इसका नाम है माध्यम का परावैद्युतांक, तो इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है ना। इसका जो मान होता है, तो यहाँ पे एक बात हम लिख देते हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा। एप्सिलॉन का जो मान होता है, एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग, ठीक है, माध्यम के लिए अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। सही है। और चूंकि एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है ना, मतलब इसका मान मीडियम बदलने पर बदल जाता है, इसलिए के का मान भी माध्यम बदलने पर क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है जी? अच्छा, एक बात और समझिएगा, चूंकि एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हो रहा है ना, तो एप्सिलॉन का मान इतना, हम पिछले लेक्चर में ये भी बात बताए थे कि जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है। ठीक है ना। और एप्सिलॉन क्या है इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए हैं, नहीं देखे तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। हम इतना छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, हालांकि ये सब तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे फिर भी मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको एक एक टॉपिक समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा हम पीछे वाला कॉन्सेप्ट को उठा लेते हैं। ठीक है जी। तो एप्सिलॉन का मान जो सबसे कम होता है वो होता है हवा के लिए या फिर निर्वात के लिए, है ना। हम यहाँ पे एक बात ये भी लिख देते हैं कि एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है, हवा या निर्वात के लिए होता है। सही है। सबसे कम किसके लिए होता है, हवा या निर्वात के लिए। और चूंकि एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है, ठीक है ना, और जिससे कोई द्वारा इसको हवा या निर्वात के लिए होता है सबसे कम, तो जिसको कोई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हवा या निर्वात के लिए सबसे कम होता है, लेकिन इसको जो डिनोट किया जाता है ना, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। कहीं पे एप्सिलॉन नोट लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि हवा या निर्वात का परावैद्युतांक है कि नहीं बात। और यही सबसे कम होता है ना। और इसका वैल्यू अगर कभी पूछ दे आपसे एग्जाम में, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, 8.854 गुना 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर, या फिर इसका यूनिट लिखता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये भी इसका यूनिट है। ठीक है ना। तो आप लोग एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जरूर याद रखिएगा, और इसका मात्रक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सही है, कोई दिक्कत? यहां तक तो हम पीछे बात कर चुके थे। मेरा जो आज का टॉपिक है, मेरा टॉपिक क्या है आज का, मेरा टॉपिक है कि विद्युत बल का माध्यम पर निर्भरता, की जो विद्युत बल है वो माध्यम पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज का सिस्टम है, एक है ना, दो चार्ज का एक सिस्टम है ना, और इन दोनों चार्जों के सिस्टम को हवा में रखा गया, हवा या निर्वात में। सबसे पहले हवा या निर्वात के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए हम हवा या निर्वात ही से कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, सवाल भी ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज का सिस्टम था, एक था Q1 चार्ज और एक चार्ज है Q2। ठीक है जी, सही है। और यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए कि R है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, लिख ही देते हैं कि जब K का मान यहाँ रखा जाएगा तो जो फोर्स है, ये फोर्स का जो फॉर्मूला यहाँ बनता है, K का मान जब यहाँ रखेंगे तो विद्युत बल का जो यहाँ फॉर्मूला बनता है, ये बात याद रखिएगा, हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R²। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला आगे हम काम में लेने वाले हैं, इसलिए इसको लिखना जरूरी था। ठीक है, और इसमें कोई नया बात तो हम लिखे नहीं, आप लोग जान ही रहे, के का वैल्यू खाली है,
यहाँ पे रख दिए, ठीक है, बाकी सब चीज वही है। अब आप लोग यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हवा या निर्वात के लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं। मेरे पास दो चार्ज का सिस्टम है ना, और इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितना है, r है, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के बीच कुछ बल लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, हाँ लग रहा होगा विद्युत बल। तो चूंकि हमको एक बात पता है कि चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि F बराबर होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ये तो बात पढ़ा है अभी, फॉर्मूला भी बताया हम। जहाँ एप्सिलॉन क्या होते हैं, माध्यम का प्रवैधुतांक। कौन सा माध्यम, तो जिस माध्यम में आवेशों को रखा गया है उस माध्यम का प्रवैधुतांक होता है। तो एक बात बताइए बाबू आप लोग, यहाँ पे इन दोनों आवेशों का जो सिस्टम है इसको कहाँ रखा गया है, तो सर हवा या निर्वात में रखा गया है। तो यहाँ पे जो प्रवैधुतांक आएगा वो किसका वाला आएगा, हवा या निर्वात वाला आएगा। तो एप्सिलॉन जो होता है हवा या निर्वात का जो प्रवैधुतांक होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं बात। तो यहाँ पे जो फोर्स निकल के आ जाएगा, इसलिए एफ नोट यहाँ लिख रहे हैं। एफ नोट का है ना, पहचानने के लिए कि हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, क्योंकि हवा या निर्वात का प्रवैधुतांक आएगा, है कि नहीं बात। और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 और बट्टा R स्क्वायर। सही है, इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए समीकरण 1। सही है, कोई समस्या, चलिए बहुत बढ़िया। अब सेम चार्ज को, सेम सिस्टम को हम सेपरेशन को नहीं बदलें, जितना दूरी पर ये हवा में रखा गया था उतना ही दूरी पर हमने इन दोनों आवेशों को उठाया और कोई दूसरा माध्यम में डाल दिया। कोई भी दूसरा माध्यम हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, या कोई ग्लास हो सकता है, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, है कि नहीं बात। तो हमने इसको ऐसे उठाया और इसको एक अलग माध्यम में डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम में। तो कोई अन्य माध्यम में अगर बात करें अपन, तो सेम इसको उठा करके डाले हैं। तो यहाँ पे था Q1 और इससे R दूरी पर एक चार्ज क्या था, Q2। कितना दूरी पर था जी, R दूरी पर। और इसको हमने एक माध्यम में डाल दिया, इसको हमने क्या डाल दिया, एक माध्यम में डाल दिया। लीजिए ये आपका हो गया माध्यम, ठीक है। इस माध्यम में हमने इसको रख दिया, है ना। अब एक बात आप खुद बताइए कि कोई भी माध्यम होगा तो इस माध्यम का अपना प्रवैधुतांक होगा नहीं होगा, बोलेंगे जी सर होगा। जिस प्रकार से यहाँ हवा या निर्वात का प्रवैधुतांक था जिसको हम एप्सिलॉन नोट से दिखा रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी माध्यम रखा गया होगा तो क्या इस माध्यम का अपना प्रवैधुतांक होगा कि नहीं होगा, 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 एकदम पक्का होगा। तो मान लेते हैं कि इस माध्यम का जो प्रवैधुतांक है, इस माध्यम जो यहाँ पे जो भी माध्यम है, इस माध्यम का जो परावैधुतांक है, परावैधुतांक, इस माध्यम का जो भी परावैधुतांक है इसको मान लेते हैं कि एप्सिलॉन m है। एप्सिलॉन m का लगा है पहचानने के लिए कि मीडियम का परावैधुतांक है, m फॉर मीडियम। सही है। तो इस कंडीशन में अगर फोर्स पूछेंगे तो हमको ये बात तो पता ही है कि चूंकि वी नो डेट, हमको ये बात पता ही है, नो दैट हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा क्या R स्क्वायर। ये बात जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम का प्रवैधुतांक। यहाँ हवा या निर्वात था तो यहाँ पे हवा या निर्वात का प्रवैधुतांक आया जिसको एप्सिलॉन नोट से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे क्या आएगा, इस माध्यम का प्रवैधुतांक आएगा, और इस माध्यम का प्रवैधुतांक है क्या, एप्सिलॉन m है। तो इसलिए इस माध्यम में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, Fm क्यों लगा, m फॉर मीडियम, तो इस माध्यम में रखने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा। इस माध्यम का प्रवैधुतांक आ गया, इंटू क्या रहेगा, Q1 इंटू Q2 और अपॉन में क्या रहेगा, R स्क्वायर। इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए सेकंड। अगर यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा ढंग से समझ में आया, तो आगे समझिए।
अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, कर सकते हैं डिवाइड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें फ्रॉम इक्वेशन, है ना, 1/2, तो जैसा कि आपको पता है कि LHS में LHS से डिवाइड होता है और RHS में RHS से, तो डिवाइड करेंगे तो F नोट बट्टा FM हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा F नोट बट्टा FM इक्वल टू, इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा आपका, इसका F नोट का वैल्यू कितना है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा कितना, FM का F नोट का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा क्या R स्क्वायर, सही है, अपॉन अपॉन अगर FM का वैल्यू रखे FM, तो FM का वैल्यू क्या है, है 1/4πε है, कितना है जी, ये 1/4πε है ना, इंटू क्या है Q1 इंटू Q2 बट्टा क्या है R स्क्वायर। क्लियर है, वही तो है, यहाँ पे काटिए, कुछ कुछ कट जाएगा, जैसे 4π से 4π कैंसिल हो गया, Q1 Q2 R स्क्वायर सब तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर बचा F नोट और नीचे बचा FM, है ना, इक्वल टू इधर कितना हो गया, तो इधर ऊपर बचा 1/ε0 और नीचे कितना बचा 1/ε। ये उठ के कहाँ चल जाएगा ऊपर, जो मीडियम वाला है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा नीचे। अगर ऐसा करते हैं अपन तो निर्वात में लगने वाला फोर्स अपॉन मीडियम में लगने वाला जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा ε बट्टा ε0, ये नीचे चला गया और ये कहाँ चल गया ऊपर। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का परवैद्युतांक है, दिख रहा है ना, यह है क्या, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का परवैद्युतांक है, और निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम का परवैद्युतांक होता है उसी को तो आपेक्षिक परवैद्युतांक बोलते हैं। तो ये जो लिखा गया है ε बटा ε0 ये कुछ और नहीं है, क्योंकि ε बटा जो ε0 लिखा गया है ना ये कुछ और नहीं है, यही है आपका εr, आपेक्षिक परवैद्युतांक है। समझ में आ रहा है ना, मतलब जो ε बटा ε0 है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, εr को रिप्रेजेंट कर रहा है, और εr है क्या, आपेक्षिक परवैद्युतांक है, क्या है जी, आपेक्षिक परवैद्युतांक। ठीक है, क्या है जी, आपेक्षिक परवैद्युतांक, है ना। और इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पूरा ढंग से चर्चा किए हैं। तो ε बटा ε0 के जगह पे हम क्या रख देंगे, इसलिए फोर्स इसमें निर्वात में लगने वाला बल बट्टा माध्यम में लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर होता है, εr के बराबर होगा। एक बात तो ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि अगर कभी भी आपको दो माध्यम में हवा या निर्वात में लगने वाला बल पता हो और अगर कोई एक और माध्यम में लगने वाला बल पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप निर्वात में लगने वाला बल को अगर उस माध्यम में लगने वाले बल से डिवाइड कर देंगे तो आपको उस माध्यम का आपेक्षिक परवैद्युतांक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और समझते हैं अपन कि अगर इसको नीचे करें और इसको ऊपर भेजेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, आराम समझिएगा क्या बोल रहे हैं अपन, अगर इसको यहां करें इसको यहां करें तो क्या हो जाएगा एफ नोट बट्टा एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियम में लगने वाला फोर्स। यानी यहां से हमको इस समझ में आ गया, इसलिए मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है ना बराबर क्या होगा, निर्वात में लगने वाला फोर्स के कितना, एप्सिलॉन आर गुना कम होगा। ये बात आप पकड़िएगा, है ना। एप्सिलॉन एफएम का जो वैल्यू आया वो कितना आया, ये समझ रहा है ना, एफएम का वैल्यू कितना आया, एफएम का वैल्यू आया निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बट्टा आपेक्षिक परवैद्युतांक। कहने का मतलब ये है कि कोई भी माध्यम में जो लगने वाला बल होता है, कोई भी माध्यम में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है हवा या निर्वात की उपेक्षा, हवा या निर्वात की उपेक्षा कितना गुना, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी माध्यम में कोई आवेश के सिस्टम को अगर जा डालेंगे तो उस माध्यम में उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला लगने वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना गुना घटेगा, तो जितना उस माध्यम का आपेक्षिक परवैद्युतांक होगा उतना गुना घट जाएगा। जैसे अगर बात करें
कि अगर आपके पास कोई माध्यम है और उस माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक अगर मान लीजिए 10 है, कितना है 10 है, तो अगर उस माध्यम में दो आवेशों के सिस्टम को अगर डालेंगे, हवा से उठा करके कहाँ डालेंगे, उस माध्यम में अगर डालेंगे, तो उस माध्यम में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हवा या निर्वात की उपेक्षा कै गुना कम, 10 गुना कम होगा। अगर 20 होगा अपेक्षिक प्रवैधुतांक तो 20 गुना कम होगा। मतलब यही बता रहे हैं यहाँ से, समझ में आ रहा है जी? तो यहां से हमको एक बात, इस फॉर्मूला से हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हवा या निर्वात की उपेक्षा, हवा या निर्वात की उपेक्षा है ना, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है, जहां एप्सिलॉन आर क्या है, उस माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक। मतलब कोई भी माध्यम में अगर आवेश को रखेंगे तो उस माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक जितना होगा उतना गुना उस माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा हवा या निर्वात के मुकाबले। ठीक है, तो इस बात को अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अतः दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उस माध्यम है ना, उस माध्यम के आपेक्षिक प्रवैधुतांक है ना, उस माध्यम के, ऐसे एक यहाँ पे एक चीज ऐसे लिख देते हैं, अतः दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल हवा या निर्वात की उपेक्षा, हवा या निर्वात की उपेक्षा उस माध्यम के आपेक्षिक प्रवैधुतांक, उस माध्यम के आपेक्षिक प्रवैधुतांक, ठीक, प्रवैधुतांक गुना कम होता है, गुना कम होता है, कम होता है। सिंपल बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर कोई भी माध्यम में दो आवेशों के सिस्टम को अगर डालेंगे तो उस माध्यम में लगने वाला जो बल है वो घट जाएगा, कितना गुना, तो जितना उस माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक होगा उतना गुना। जैसे अगर किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक 10 है तो 10 गुना बल घट जाएगा, 20 है तो 20 गुना घट जाएगा, 30 है तो 30 गुना घट जाएगा। किसके उपेक्षा, हवा या निर्वात की उपेक्षा। ठीक है, अच्छा इस पे सवाल भी करके यहाँ पे एप्सिलॉन, ये तीनों के बारे में अब तो आप लोग जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि जहाँ कोण क्या है ये भी लिख देते हैं कि जहाँ एफ नोट क्या है, निर्वात में, निर्वात या फिर हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच है ना लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, अच्छा एफ एम क्या है, किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। और बाकी एप्सिलॉन आर के बारे में आप लोग को पता है, एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का प्रवैधुतांक। ठीक है, जो भी माध्यम में सिस्टम को रखा गया है उस माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, है ना, फिर अपन इस पे बेस्ट एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपना लेक्चर को खत्म करेंगे। जल्दी से एक बार वीडियो रोकिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस पे बात करते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिएगा आराम से।
आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होगा। समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन दिया कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, दो चार्ज का एक सिस्टम है, एक चार्ज Q1 है और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2। अब कितना दूरी पर, दूरी तो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, वहां से तो दूरी मैटर नहीं करेगा। मान लीजिए दो आवेशों का एक सिस्टम था, ठीक है। जब इन दोनों आवेशों को हमने हवा या निर्वात में रखा, इन दोनों आवेशों को जब हवा या निर्वात में रखा, तो हवा या निर्वात में मान लीजिए दोनों आवेशों को हमने हवा या निर्वात में रख दिया, एक माध्यम में रखा और ये माध्यम कोई और नहीं है बल्कि हवा या निर्वात, ठीक है। कहाँ रखें इस सिस्टम को? इस सिस्टम को रखें हवा या निर्वात में, हवा या फिर निर्वात में रखें इस सिस्टम को, ठीक है जी। और जब हवा या निर्वात में रखें तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आपको बल मिला है ना, विद्युत बल, कौन बल? विद्युत बल मिला, वो मिला मान लीजिए सपोजेट 80 न्यूटन। क्या न्यूटन मिला? 80 न्यूटन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने इन दोनों आवेशों को टांगा, उठाया और उठा करके हमने एक माध्यम में रख दिया, है ना। उठा करके इन दोनों आवेशों को हमने, जो दोनों आवेश था एक Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज था Q2, ठीक है। Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज क्या था? Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? R है। हमने इसको एक माध्यम में रखा, कोई भी माध्यम होगा, इसमें हमने इसको माध्यम में रखा, ठीक है। माध्यम आप इसको A भी बोल सकते हैं, माध्यम A में रख लिया इसको। जब इसको माध्यम A में रखें तो इस कंडीशन में है ना, माध्यम A का जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक था, इस माध्यम का जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक है मान लीजिए कि 10 है। कितना है? 10। तो हमसे पूछा कि अगर इस माध्यम का आपेक्षिक प्रवैधुतांक 10 है तो इस माध्यम में लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, ठीक है, निकाल सकते हैं। हमको एक बात पता है, चूंकि वी नो डेट, हम लोग जानते क्या हैं, हमको पता है एक बात कि कोई भी माध्यम में लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो हवा या निर्वात की अपेक्षा कितना गुना, उस एप्सिलॉन R गुना कम होता है। देखिए कोई भी माध्यम में लगने वाला बल हवा या निर्वात की अपेक्षा कितना गुना, एप्सिलॉन R गुना कम होता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि F0 हवा में लगने वाला बल यहाँ क्या न्यूटन है? 80 न्यूटन लग रहा है जी, और इस माध्यम का अपेक्षित प्रवैधुतांक है कितना? 10 है। तो जब इसको काटा जाएगा तो इस मीडियम में जो फोर्स लगेगा मात्र क्या न्यूटन लगेगा? 8 न्यूटन लगेगा भाई, बस मात्र 8 न्यूटन। और वैसे भी हमको समझ में भी आ रहा था, लॉजिकली समझ में आ रहा था, हमने यहाँ वही बात लिखा है कि दो आवेशों का अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम हवा या निर्वात से उठा करके हम कोई दूसरे माध्यम में डाल देंगे तो उस माध्यम में उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है वो उस माध्यम के आपेक्षिक प्रवैधुतांक गुना घट जाएगा। जितना उस माध्यम का अपेक्षिक प्रवैधुतांक है उतना गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर वही तो हुआ, यहाँ पे लग रहा था हवा या निर्वात में 80 न्यूटन लग रहा था और इसको एक माध्यम में डाले जिसका अपेक्षिक प्रवैधुतांक 10 था, तो जाहिर सी बात है कि इस माध्यम में बल क्या गुना घटेगा? 10 गुना कम होगा। जितना इस माध्यम का अपेक्षिक प्रवैधुतांक है उतना गुना कम हो जाएगा। तो क्या गुना कम होगा? 10 गुना। तो इसका 10 गुना कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 10 80 होता है, 10 गुना कम करें तो क्या मात्र बचेगा? 8। तो इसलिए मात्र 8 न्यूटन बल लगेगा यहाँ पे। सही है। अच्छा, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और क्या पूछा कि मान लीजिए दो आवेशों का आपके पास सिस्टम था, सही है, एक था Q1, इससे कुछ दूरी पर एक और चार्ज था Q2, है ना। दूरी को नहीं बदलना, याद रखिएगा, यहाँ दूरी आ रही है, यहाँ पर याद रखना है, दूरी को नहीं बदलना है। मान लीजिए x दूरी पर दोनों चार्ज है था, कितना दूरी पर था जी? x दूरी पर, है ना। और जब इन दोनों चार्जों को हवा या निर्वात में रखा गया, हवा या निर्वात में जब इन दोनों आवेशों को रखा गया था तो हवा या निर्वात में इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल था वो मान लीजिए कितना था? कितना था? सपोज डेट मान लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे 160 न्यूटन था। क्या न्यूटन था? 160 न्यूटन था। अब इन दोनों आवेशों को, हवा या निर्वात वाला कहानी है, जब इन दोनों आवेशों को उठा करके एक माध्यम में रख दिया, कोई भी माध्यम यहाँ हो सकता है, हमको नहीं पता, इस माध्यम में उठा करके रख दिया, Q1 था और ये था Q2, है ना।
इसको उठा करके एक माध्यम में रख दिया, दूरी को नहीं बदला, सेपरेशन को नहीं बदला, सेपरेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया। और जब इसको इस माध्यम में डाला तो इस माध्यम में लगने वाला जो विद्युत बल है, इस माध्यम में जो लगने वाला विद्युत बल मिला वो मात्र मिला आपका क्या न्यूटन, मात्र और मात्र मिला बाबू 40 न्यूटन। बस 160 न्यूटन से क्या न्यूटन मिला, मात्र 40 न्यूटन मिला। तो पूछा इस माध्यम का आपेक्षिक परवैद्युतांक कितना होगा। तो हम चाहें तो लॉजिक भी लगा सकते हैं। बताइए बल क्या गुना कम हुआ है, 160 था तो बचा कितना, मात्र 40, मतलब 4 गुना घट गया, क्योंकि 4 चौका 16 होता है, 40 चौका 160, 40 चौका 160, मतलब बल क्या गुना कम हो गया, 4 गुना। तो जाहिर सी बात है कि इस माध्यम का आपेक्षिक परवैद्युतांक कितना होगा, 4 होगा, है कि नहीं बात। क्योंकि जो आपेक्षिक परवैद्युतांक है वो बल को घटाता है। जिस माध्यम का आपेक्षिक परवैद्युतांक जितना होगा वह बल को उतना गुना कम कर देगा। तो यहाँ क्या गुना बल कम हो रहा है, 4 गुना। दैट मीन्स ये कि यहाँ पर इन दोनों आवेशों का इस माध्यम का जो आपेक्षिक परवैद्युतांक होगा वो कितना होगा, 4। तभी बल क्या गुना कम हुआ है, 4 गुना कम हुआ है। और अगर आप चाहें तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हमको पता है, चूंकि वी नो डेट, हम लोग को हमको पता है क्या, हम लोग जानते क्या हैं कि जो मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, निर्वात में लगने वाला फोर्स के एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। बात हम जानते हैं। अब हमको दिया है सारा चीजें, हमको मीडियम में लगने वाला बल दिया है, तो मीडियम में लग रहा है 40 न्यूटन जी, सही है। निर्वात में क्या न्यूटन लग रहा है, 160 न्यूटन लग रहा है। और इक्वलिटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके आओ, इसको नीचे लेके जाओ, तो एप्सिलॉन आर बाबा कितना हो जाएगा, 160 बटा 40, तो 4 चौका 16, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना आ गया, 4। और ये बात तो हम बोल भी रहे हैं कि अगर बल 4 गुना कम हुआ है, बल यहाँ पे क्या गुना कम हुआ है, 4 गुना कम हुआ है, दैट मीन्स ये कि इस माध्यम का आपेक्षिक परवर्तन कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। क्योंकि कोई भी माध्यम में आवेशों को रखने पर उस माध्यम के आपेक्षिक परवैद्युतांक जितना है ना, बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उतना गुना कम हो जाता है। तो यहाँ 4 गुना कम हुआ है, मतलब इस माध्यम का अपेक्षिक परिवर्तन कितना है, 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, टाइम हो गया है ना, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आपको उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें जितना भी हम बताएं या पीछे भी जितना भी चीज़ बताएं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आपको डाउट लग रहा है, किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत महत्व रखता है। आपके रिस्पॉन्स से ही हमारे आगे का जर्नी तय होता है ना। समझ में आ रहा है ना। आपको जो भी त्रुटियां लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ है ना, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक, फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना, मिलते हैं अगले क्लास में।